कहाँ तक करा दिया था आप लोगों को, पूरा यहाँ पर हमने कोशिका के अंदर जितनी छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती थी वहां तक कंप्लीट करा दिया था। आज पूरा उन सभी इकाइयों का और कोशिका का रिवाइज कराते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सामने समझेंगे भाई। यहाँ पर देखिए कि जो आज की हमारी जो क्लास होगी वो किसकी है, कोशिका की रिवाइज की क्लास है। बायोलॉजी का टॉपिक है कोशिका, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोशिका हमारी जीवन की एक आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की एक आधारभूत इकाई है। तो कोशिका को जब हम बायोलॉजी शुरू करते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो कहां से शुरू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका रहना चाहिए कोशिका, जिसमें आपको जो छोटी छोटी बातें वो सब क्लियर हो जाती हैं बॉडी से रिलेटेड। क्योंकि कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतक का समूह होता है वो अंग का निर्माण करता है, और अंगों का जो समूह होता है वो शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे, अब इसका रिवाइज कर लेते हैं, जहां तक हमने कंप्लीट करा दिया था वहां तक। तो चलिए भाई, आज हम इसका रिवाइज देखेंगे एकदम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस के साथ, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, जिससे कि आपका कोशिका का जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। भाई सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि बेटा कोशिका मतलब सेल, कोशिका मतलब सेल। बेटा यदि मैं आपसे पूछूं कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, कोशिका किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से, कोशिका किसे कहते हैं। तो याद रखना, कोशिका एक वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि आप याद रखेंगे यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि ये शरीर की छोटी इकाई है, ये मतलब एक यूनिट की इकाई है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पार्ट है, इसका कोई पार्ट नहीं है। इसका यहाँ पर जो इकाई है वो हमारी किसकी है, बॉडी की एक इकाई है, जिसे हम कहते हैं सेल। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझते हैं बेटा, इसका जो बायोलॉजी में नाम होता है, जो बायोलॉजिकली नेम होता है कोशिका। देखिए ये जो सेल आप देख रहे हैं, सेल, ये इंग्लिश का नाम है, किसमें है, इंग्लिश में। कोशिका हिंदी का नाम है, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकली नाम होता है बेटा, याद रखेंगे, वो बायोलॉजिकली नाम क्या हो जाएगा, साइटो। क्या होता है, साइटो। कोई दिक्कत? तो कोशिका का बायोलॉजिकली नाम आपको याद रखना है, साइटो होता है। इसका अध्ययन अगर आप करेंगे बेटवा, कोशिका का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोई दिक्कत बेटवा? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। सही है। आगे हम यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहली बात, कोशिका की खोज किसने की थी, जल्दी बताओ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बाबू, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी खोज कोशिका की, तो मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन लीवॉन-हॉक। एंटनी वॉन लीवॉन-हॉक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आराम से समझ रहे होंगे। 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपका दोबारा अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। ध्यान से यहां पर समझना। उसके बाद बेटा यहां पर समझते हैं, सिद्धांत किसने दिया था बाबू, सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत। तो याद रखेंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, आप सभी को याद रखना है, किसने दिया था, स्लाइडन एवं श्वान ने। स्लाइडन एवं श्वान। बेटा कोशिका का सिद्धांत देने वाले स्लाइडन एवं स्वान थे, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और ये बताया था अपने सिद्धांत में कि बेटा जिस तरीके से ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनाई जाती है, और जब दीवार आपस में मिलती हैं, दीवार जब आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है, कमरा। और जब कमरा आपस में जुड़ता है तो क्या बन जाता है, घर। उसी तरीके से जब कोशिकाओं का समूह, कोशिका आपस में जुड़ेंगी बेटा, कोशिका जब आपस में जुड़ेंगी तो बन जाएगा ऊतक, और ऊतक का समूह अंग, और अंग का समूह शरीर। यानी प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है? तो बेटा जिस प्रकार ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनती है, और दीवार आपस में मिलते हैं तो कमरा बन जाता है, और कमरा जब आपस में ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है, घर का निर्माण हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब कोशिकाओं का समूह, जब कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो बन जाता है क्या बेटा, ऊतक, और ऊतक का समूह अंग, और अंग का समूह शरीर। एनी प्रॉब्लम?
समझ गए यहाँ तक? तो ये मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, आप नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, समझते रहेंगे बेटा 2D पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको कोशिका में ये बताया था बेटा, मैंने कहा था आप ये बताइए मुझे कि सबसे छोटी कोशिका कहां पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जस्ट नाउ यू टेल मी आंसर। सबसे छोटी कोशिका जल्दी बताओ, सबसे छोटी कोशिका माय डियर, तो किसमें पाई जाएगी सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। किसमें पाई जाती है बेटा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, ओके। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, ओ हो, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई समस्या भाई यहां तक? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब यहाँ पर देखिए एक बात, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ी और लंबी। यहाँ पर आपसे पूछ ले बड़ी कोशिका तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, और यदि आपसे पूछ ले बेटा कि सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, याद रखेंगे बेटा, सबसे लंबी कोशिका। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है तो बेटा न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, न्यूरॉन आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए बड़े और लंबे में एक अंतर होता है। बड़े का मतलब होता है कि साइज में बड़ा, जैसे यहाँ पर लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, तो वो क्या है? बड़ा है। और लंबाई की बात की जाए तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है? लंबी है। तो लंबा और बड़े का यहाँ पर हम डिफरेंट बता सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे हम समझते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मानव में, मानव में सबसे लंबी, सबसे छोटी कोशिका, जल्दी बताओ, मानव में सबसे छोटी कोशिका? स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु। बेटा सबसे बड़ी कोशिका मानव में तो ओवम मतलब अंडाणु, अंडाणु। बेटा इनके बारे में हम आपको डिटेल डिस्कस करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं। 2D पॉइंट यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो शुक्राणु होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? मेल में, और अंडाणु बेटा फीमेल में। ठीक है, आगे हम इस पर डिटेल डिस्कस करके आपको बताएंगे कि फीमेल में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, मेल में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। इनके टॉपिक बिल्कुल अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। अब मुझे आप ये बताइए कि उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा, तो बेटा याद रखेंगे सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन, सॉरी सबसे तेज कोशिका विभाजन तो कहाँ होगा? याद रखेंगे बेटा लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में, यानी कि यकृत, यकृत। बेटा इसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब है और उसे कोई दूसरा व्यक्ति आधा लीवर डोनेट कर देता है, दान कर देता है, तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका भी ठीक हो जाएगा। तो लीवर डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। जहां पर ज्यादा कोशिका विभाजन जब हो जाता है, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है, तो वहां पर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसे लीवर कैंसर कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? समझ रहे हैं सभी अच्छे? चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। मतलब विभाजन रहित, विभाजन रहित, या मैं आपको सीधा भाषा में लिख दूं, एकदम शुद्ध भाषा में, कि कोशिका विभाजन कहां नहीं होता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कहां? कोशिका विभाजन नहीं होता है बेटा कहां? न्यूरॉन सेल में। कहां नहीं होगा बाबू? न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि न्यूरॉन सेल किसका पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है, सारी चीजों को डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए इतना सा आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। देखेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कोशिका को। ठीक बेटा देखिए ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या बेटा? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां भरी हुई है,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेटा राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। इन सभी पॉइंट्स पर आज ही डिटेल डिस्कस करना है, ध्यान से समझते रहेंगे, पूरा रिवाइज करना है, क्लास 1 ही में इसे खत्म करना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कोशिका झिल्ली। यहाँ पर मैं समझता हूँ, एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ बेटा यहाँ पर कोशिका झिल्ली क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में बोले तो सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, बात समझ आ रही है, सेल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां समझते हैं कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण तो याद रखेंगे बेटा किससे, प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से होता है। ये किसमें पाई जाती है, तो जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं में। और बेटा यहाँ पर और लिख सकते हैं पादप में भी पाई जाती है। किसमें बाबू, पादप में। पादप मतलब समझते हैं, पादप मतलब समझते हैं, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जिसे इंग्लिश में प्लांट्स बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं भाई, प्लांट्स। तो ये जो जीव जंतुओं और इसमें पादपों में भी पाई जाती है क्या, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर अंग विद्यमान रहते हैं, जो छोटे छोटे अंग होते हैं ना, छोटी छोटी इकाइयां, अन्य, इसके अंदर अन्य इकाइयां रहती हैं, जिनको क्या प्रदान करता है, ये सुरक्षा। जिनको क्या प्रदान करती है ये झिल्ली, सुरक्षा प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है, ये किस किस में पाई जाती है। मैं आपसे पूछूं, बताइए कोशिका झिल्ली हम लोगों में पाई जा रही है, तो हम लोगों में कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोशिका की सुरक्षा कपड़ों से कर लेते हैं, कपड़े ढककर अपने तन की सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी कोशिका की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, तो पेड़ पौधों के ऊपर आपने छाल देखी होगी चढ़ी हुई बेटा, छाल, ऐसा कुछ, ये छाल, पेड़ पौधों के ऊपर छाल होती है भाई, ये तो वो अपनी छाल से सुरक्षा करते हैं और उसी को बोलते हैं सेल वाल, यानी कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट यहां पर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, बात समझ में आ रही, जिसे बोलते हैं बेटा सेल वाल, सेल वाल, कोशिका भित्ति। पूछे कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण याद रखेंगे किससे हुआ है बेटा, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, ठीक है बेटा। सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा करते हैं, जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, ठीक है बेटा, अपनी सुरक्षा करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, तो आराम से समझ गए होंगे। याद रखेंगे यहाँ पर जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज बेटा, सेल्यूलोज से मैंने आपको बताया था कि कागज हो गया, कपड़ा हो गया, और बेटा इसका बढ़िया वैरायटी छांट लेते हैं तो नोट। तो कागज, कपड़ा, नोट किससे बनता है, सेल्यूलोज से। यहाँ पर याद रखेंगे ये किसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका भित्ति क्या मानव में होती है, तो नहीं। कोशिका भित्ति किसी जीव जंतु में होती है, नहीं। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी, तो पेड़ पौधों में, मतलब प्लांट्स। कोई दिक्कत बेटा, प्लांट्स। तो याद रखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जवाब दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में। अब आप बताइए क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं। क्या मानव में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं। क्या बेटा जीव जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पाई जाती है बेटा। यहाँ पर देखिए जीव जंतुओं में कोशिका झिल्ली और पादप मतलब पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से समझना सारी बातों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बेटा हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो हमारे कोशिका के अंदर क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर समझोगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो आ जाइए भाई, पहला पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे हिंदी में बोले तो सूत्र कणिका। क्या कहते हैं बाबू, सूत्र कणिका। समझ में आ रही है बात। इसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने, याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, किसने की थी खोज, अल्टमैन ने। याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे, तो अल्टमैन। कौन थे बेटा, अल्टमैन। देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है बेटा, इसका जो कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है, तो याद रखना है माय डियर, इसका कार्य होता है कोशिकीय श्वसन का। किसका, कोशिकीय श्वसन का। इसका मुख्य कार्य होता है बेटा कोशिकीय श्वसन का। इतनी बात आ रही समझ में, सही है बेटा। यहाँ पर जिसके अंदर कोशिकीय श्वसन का मुख्य कार्य होता है इसका, जिसके अंदर बेटा एक साइकिल चलती है, मतलब चक्र चलता है। क्या चलता है, एक चक्र चलता है। ध्यान से समझेंगे कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या है, कि माइटोकॉन्ड्रिया पता लगाता है कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, कहाँ, मतलब ऑक्सीजन को कैसे ले जाएं। तो ऑक्सीजन को ये ले जाकर माइटोकॉन्ड्रिया किसको ले जाता है बेटा, ऑक्सीजन को। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, किसको, ऑक्सीजन को, मतलब O2 को।
O2 को ऑक्सीजन समेट कर O2 को ले जाकर ब्लड के हीमोग्लोबिन में छोड़ देता है। कहां छोड़ देता है माइटोकॉन्ड्रिया? ब्लड के हीमोग्लोबिन में छोड़ देता है, जिसमें बेटा ये चक्र चलता है और इस चक्र को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं माय डियर, यानी कि क्रेब्स साइकिल। कोई दिक्कत यहां तक? समझ रहे हैं? समझ रहे सब बच्चे? जिसके दौरान 38 एटीपी बनते हैं। जिसके दौरान कितना एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। 38 एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको याद हो गया होगा कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? 38 एटीपी के दौरान एक ग्लूकोज बनता है। क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज, जिससे बेटा हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रही या गृही कह देते हैं, ऊर्जा गृही। समझ रहे बेटा? जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृही। इंग्लिश में बोले तो ये ऊर्जा का पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। एक प्रकार से पावर हाउस है भाई। क्या बात आ रही समझ में? सही है बेटा? कोई दिक्कत? इसकी आंतरिक दीवार को याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। सृष्टि मत कह देना, सृष्टि हमारी ये पूरा सृष्टि है, धरती पूरा हमारा ये क्या है? सृष्टि है। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ओके, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे यहाँ पर गल्जी बॉडी क्या है। तो समझेंगे बेटा गल्जी बॉडी। एक बात बताओ मुझे, यदि बेटा कोई ऑक्सीजन को ले आए, ऑक्सीजन को, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि कहीं से कुछ सामान लाके एकत्रित हमने कर दिया, जैसे यहाँ पर हमारे जो फैक्ट्री है, कंपनीज है, दुकान है, मार्केट्स है, उनमें मॉल वगैरह आपने देखे होंगे, मॉल होते हैं, कंपनी फैक्ट्री होती है, तो उनमें सामान तो बनके इकट्ठा हो जाता है, सामान बनके इकट्ठा हो जाता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पर भी तो ले जाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा ही सेम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ देता है, यानी कोष की श्वसन का काम वो कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में एक जगह से दूसरे जगह पर ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी, ठीक है बेटा, जिसे गॉल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल्जी ऑपरेटर्स। याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा है गॉल्जी बॉडी। इसका नाम ही है भाई गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी, ठीक है। इसे गॉल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ऑपरेटर्स मैं लिख देता हूं, ओहो कहां जाना है? ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा। तो गॉल्जी ऑपरेटर्स, इसकी खोज किसने की थी? तो बताएंगे सब बच्चे, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी ने इसकी खोज की थी। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है बाबू? परिवहन का। मुख्य कार्य परिवहन का। परिवहन का मतलब जानते हो? एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। तो गॉल्जी बॉडी का मुख्य कार्य परिवहन का। खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने। मतलब एक ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है कौन? गॉल्जी बॉडी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर एक और बात कि एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेंगे गॉल्जी बॉडी में बेटा, कि जो ऑक्सीजन को, ये गॉल्जी बॉडी है, ये ऑक्सीजन को बेटा प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है, प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक अंग तक। आप एक बात बताइए, हमने आपको एक बात बताई थी कि जब हीमोग्लोबिन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो जिसके दौरान 38 एटीपी बनते हैं, और 38 एटीपी के दौरान किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो सीधी सी बात है, जब ये परिवहन ऑक्सीजन का कर रहा है, तो उसके साथ साथ किसका भी करेगा? ऊर्जा का भी। किसका करेगा? ऊर्जा का भी परिवहन करेगा। मतलब ये देखेगा कि कहां पर ऊर्जा ज्यादा है और कहां किसको ज्यादा की जरूरत है। जैसे देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऊर्जा की हमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारी जीव को है। किसको है? जीव को और ब्रेन को। तो ऑक्सीजन, ये गॉल्जी बॉडी ये देखेगा कि कहां पर पूरी बॉडी में किस जगह एनर्जी ज्यादा है, तो वहां से ये ले जाकर हमारी जिस किसी अंग को ज्यादा जरूरत है वहां पर दे देगा। समझ रहे? इसलिए हमारी बॉडी के अंग क्या रहते हैं? एकदम बैलेंस में रहते हैं, संतुलन रहते हैं। और यदि ये ऑक्सीजन और ऊर्जा को समय पे हमारी जीव को नहीं दे पा रहा है, तो बोलते बोलते जीव क्या हो जाएगी? थक जाएगी, और इतना फास्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से समझ गए होंगे कि गॉल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं माय डियर, नेक्स्ट समझते हैं भाई। अब देखिए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर कर लिया, गॉल्जी बॉडी क्लियर कर लिया। अब क्या क्या? विकोल्स। विकोल्स, विकोल्स मतलब जल संग्रह है, जल संग्रह। तीसरा पॉइंट, जल संग्रह, जल संग्रह या रसधानी, रसधानी यानी कि विकोल्स। कोई दिक्कत बेटा? तो यहां पर समझोगे विकोल्स किसे कहते हैं, विकोल्स क्या है? गॉल्जी बॉडी मतलब विकोल्स। याद रखेंगे बेटा, इसका जो कार्य है विकोल्स का, वो क्या है? इसका कार्य होता है बेटा पानी को एकत्रित रखना,
यानी कि पानी को स्टोरेज प्रदान करने का काम किसका है, तो व्हीकल्स का। बॉडी के अंदर जल की मात्रा को एकत्रित कौन रखे रहता है, तो व्हीकल्स। ओके, तो यहां पर देखिए जल को एकत्रित रखना, कोई दिक्कत बेटा। यहां पर याद रखेंगे, हमारी बॉडी में आपसे पूछे कि शरीर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, शरीर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, शरीर में कितना परसेंट, तो बेटा 65%। 65% शरीर में 65% पानी पाया जाता है, जो कहां उपस्थित रहता है, व्हीकल्स में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पूरा 65% पानी पूरी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के किसी एक ही जगह पूरा 65% पानी उपस्थित हो, ऐसा नहीं है। ये जो 65% पानी है बेटा, हमारी बॉडी में असंख्य कोशिकाएं हैं, और असंख्य कोशिकाओं में असंख्य व्हीकल्स हैं। क्या है भाई, असंख्य व्हीकल्स। उन असंख्य व्हीकल्स में क्या पाया जा रहा है, 65% पानी पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है हम एक जगह से काटे तो वहां से 65% पानी निकल के गिर पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर 65% पानी असंख्य कोशिकाओं के असंख्य व्हीकल्स में उपस्थित रहता है, एकत्रित रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो जिस तरह याद रखिए, जिस तरह हम अपने मकान की छत पर एक बड़ा सा टैंक जिसमें पानी एकदम एकत्रित करके जमा करके रख लेते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, ऐसा ही सेम यहाँ पर ये पानी को स्टोरेज प्रदान करता है कौन, व्हीकल्स, यानी कि जल संग्रह। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस देखिए क्या होता है कि कभी कभी एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है बेटा हैजा। क्या नाम होता है, हैजा। हैजा जिसे इंग्लिश में बेटा कॉलेरा बोलते हैं, कॉलेरा। कॉलेरा एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें पानी की कमी होती है। क्या होती है बेटा, पानी की कमी, पानी की कमी। तो याद रखना, अगर आपको हैजा प्रॉब्लम हुई है किसी को, तो आप तुरंत डॉक्टर से दिखाएं, तत्काल इलाज कराना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण मृत्यु के चांस होने लगते हैं, मतलब डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं बेटा, 1% की पानी की कमी होगी, 1% की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और या 2 की होगी, परसेंट की कमी होती चली जा रही है। एक बात और, हैजा में होता क्या है, हैजा बीमारी में दस्त का होना और पलटियों का होना होता है, ठीक है, जिसमें पानी की ही कमी होती है। और जो व्हीकल्स के अंदर 65% वाला, पूरी बॉडी में 65% पानी है, वहां से पानी की मात्रा कम होती रहती है। एंड में आके अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, आराम से समझ गए होंगे आप यहाँ पर व्हीकल्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया, गोल्जी बॉडी, व्हीकल्स, सेंट्रोसोम। क्या आएगा अब, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यहाँ पर समझेंगे सर, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं। चौथा पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा, सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं, तारक काय। क्या कहते हैं बेटा, तारक काय, हिंदी में बोलते हैं तारक काय। इसकी खोज अगर पूछे तो आप जवाब देंगे, खोज किसने की थी, खोज बोबरी। बोबरी, बोबरी नामक वैज्ञानिक थे जिसकी खोज किसने किसकी की थी, सेंट्रोसोम की थी, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज करने वाले बोबरी। एक चीज और यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, गोल्जी बॉडी। यहाँ पर मैं बैक जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये जो गोल्जी बॉडी देख रहे हैं बेटा, यहाँ कैमिलो गाल्जी ने खोज की थी, और जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स, इसकी खोज पैलाडे ने की थी। किसने की थी, पैलाडे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर है, खोज पैलाडे ने, पैलाडे, ठीक है। पैलाडे ने क्या किया था, खोज की थी किसकी, रसधानी यानी कि जल संग्रह की, ठीक है। तो जल संग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेटा पैलाडे था। ओके चलिए, अब यहाँ पर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ पर समझेंगे इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो सेंट्रोसोम है बेटा, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण। क्या होता है बाबू, पुनर्निर्माण। तो याद रखेंगे कोशिका का विभाजन पुनर्निर्माण होता है। चलिए बैठ जाइए, यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो सेल डिवीजन है वह सबसे तेज कहां होता है बेटा, सबसे तेज, सामने नजर, सबसे तेज लीवर में। कहां पर हुआ बेटा, लीवर, जिसे क्या कहते हैं, यकृत, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। कोई दिक्कत नहीं, लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन सबसे तेज तो लीवर में होता है। ओके, यहाँ पर कहां नहीं होता है कोशिका विभाजन, नहीं होता है तो बेटा कहां पर, न्यूरॉन सेल में, न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल किसका पार्ट है, तो ब्रेन का। याद रखेंगे, मैं इधर बता रहा हूं, कितने सेल से मिलकर बना है बेटा, 2 सेल से, एक न्यूरॉन सेल और एक ग्लियल सेल, ठीक है बेटा। न्यूरॉन सेल में 90% कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और ग्लियल सेल में 10% कोशिका का विभाजन होता है। समझ गए इतनी बात। तो ब्रेन के न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कितना परसेंट, 90%। ग्लियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है कितना, 10%। अगर बेटा 10 से 11% हो जावे या 12% हो जावे तो यहाँ पर ट्यूमर बनने के चांस रहते हैं, किसके, ट्यूमर के।
जिसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, जिसे हम लोग कभी कभी ब्रेन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसका एक्चुअल नाम ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन में कभी भी कैंसर नहीं पड़ता है, ब्रेन में ट्यूमर ही पड़ता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर सेंट्रोसोम को अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ये जो सेडिमेंटेशन ऑफ कॉफिशिएंट के आधार पर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट क्या होता है। अभी यहाँ पर ये समझेंगे कि सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट के आधार पर वो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। नंबर एक, यहाँ पर देखो बेटा, सेडिमेंटेशन के आधार पर, सेडिमेंटेशन के आधार पर और कॉफिशिएंट के आधार पर। कॉफिशिएंट बेटा, सेडिमेंटेशन ऑफ कॉफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक और नंबर दो। ये जो पहला है बेटा यहाँ पर सेडिमेंटेशन, वो होता है यहाँ पर 70s। 70s थोड़ा सा स्पेस के साथ लिख लेते तो ज्यादा बेटर है बेटा। 70s यानी 70s सेडिमेंटेशन के आधार पर नंबर एक प्रकार। दूसरा बेटा यहाँ पर 80s। अब ये समझेंगे कि 70s और 80s क्या होते हैं, इन्हें एक काम करेंगे, दूसरे उसमें समझेंगे बेटा, ठीक है। दूसरी स्लाइड। सेंट्रोसोम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में। सेंट्रोसोम को दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, तो इनको बांटा गया है बेटा सेडिमेंटेशन ऑफ कॉफिशिएंट के आधार पर। नंबर एक सेडिमेंटेशन और नंबर दो बेटा कॉफिशिएंट के आधार पर। जो सेडिमेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं 70s, ठीक है। और जो कॉफिशिएंट के आधार पर होते हैं वो कितने होते हैं, 80s। क्या समझ में आ रही है बात बेटा? यहाँ पर सेंट्रोसोम को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक सेडिमेंटेशन, नंबर दो कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन 70s और यहाँ पर कॉफिशिएंट 80s। 70s मतलब ये होते हैं बेटा हमारे प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं बाबू, प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक। क्या समझ में आ रही बात? तो 70s वाले सेंट्रोसोम को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। और यहाँ पर 80s वाले सेंट्रोसोम को क्या कहेंगे बेटा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक छोटा सा अंतर देख लेंगे क्या होता है। बाकी हम इनको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे बेटा कि जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या समझ में आ रही है सब बच्चों को? एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट, ये जो कॉफिशिएंट होता है थोड़ा ऊपर होता है, सेडिमेंटेशन नीचे होता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो आपको दिखा ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जिनको नग्न आंखों से देख सकते हैं वो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होंगे वो कैसे होंगे साहब, बड़े। कैसे होंगे बेटा, बड़े। क्या बात आ रही समझ में? यानी 80s वाले सेंट्रोसोम बड़े होते हैं और यहाँ पर 70s वाले जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे यहाँ पर सेंट्रोसोम को बांटा जाता है सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक कैसे होंगे बेटा, छोटे होंगे। और यहाँ पर यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। 80s वाले यूकैरियोटिक होते हैं, 70s वाले प्रोकैरियोटिक होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ो। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया, गल्जी बॉडी समझ लिया, व्हीकल समझ लिया बेटा, और सेंट्रोसोम समझ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिया। अब हम समझेंगे बेटा राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम बेटा याद रखेंगे यहाँ पर राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है, सबसे पहली बात कि राइबोसोम का मुख्य कार्य राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है बेटा, प्रोटीन का निर्माण करना। अभी जस्ट पता है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य बाबू प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री
जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। किसे? तो बेटा राइबोसोम को। याद रखेंगे राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर देखिए बेटा प्रोटीन का निर्माण भी बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे मतलब शिशु, ये अच्छे से खाना पीना नहीं खा पी पाते हैं, जिससे इनका जो विकास होता है, जिससे इनका जो विकास होता है बेटा, विकास, इनका विकास करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? राइबोसोम का। जिससे कि उनके शरीर में क्या बनती रहती है? प्रोटीन। क्या बनती रहती है? प्रोटीन, जिससे वहां पर उनका विकास होता रहता है। वो खाना नहीं खा पाते अच्छे से, और न इतने अच्छे से क्या करते हैं, जब शुरू शुरू में मतलब हाल ही हाल का बच्चा होता है तो दूध भी सही से नहीं पी पाता है, तो वहां पर उनके विकास में कौन योगदान रहता है, कौन भूमिका निभाता है? तो राइबोसोम। ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध मतलब जिन पर बुढ़ापा आ जाता है, उनका भी विकास करने में किसकी मदद रहती है? कौन भूमिका निभाता है? सबसे बड़ी भूमिका वृद्ध लोगों की विकास के लिए किसकी रहती है? राइबोसोम की। किसकी बेटा? राइबोसोम की। याद रखेंगे। तो राइबोसोम ही वृद्ध लोगों के विकास में योगदान देता है, यानी बड़ी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, और बच्चे लोगों के भी विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? राइबोसोम। जिससे कि यहाँ पर ये बराबर प्रोटीन की मात्रा को कम नहीं होने देता है। आपने देखे होंगे कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके दांत अच्छे से काम नहीं करते, दांत उखड़ जाते हैं, सही से खाना नहीं पचा पाते हैं, पीने वाली चीज ज्यादा वो खा लेते हैं लेकिन चबाने वाली चीज को सही से नहीं पचा पाते हैं, जिससे वहां पर उनके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण है वो कहां से होता है? राइबोसोम से होता है, जो उनके विकास के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वीकल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, और यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। अब हमारा नंबर किस पर? लाइसोसोम पर है। लाइसोसोम तो समझोगे यहाँ पर लाइसोसोम, लाइसोसोम। बेटा ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के पास बहुत ही खतरनाक एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका एक खतरनाक एंजाइम होता है बाबू, और उसका नाम होता है क्या? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। क्या बात समझ में आ रही है? ये लाइसोसोम के पास बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, जिसका नाम जल अपघटक होता है, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं बेटा। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है बेटा, मुख्य कार्य वो होता है कोशिका को गलाना। कोशिका को गलाना। गलाना। जैसे यहाँ पर समझिए, कोई पड़ोसी कोशिका मरी हुई है, तो उस कोशिका को सही करने का मतलब पहले उसे गलाएगा, फिर उसे सही करेगा कौन? तो बेटा लाइसोसोम। ठीक है। तो पड़ोसी कोशिका को सही करता है कौन? लाइसोसोम। यहां तक समझ गए होंगे। ज्यादा खतरनाक चोट चपाट लगने के कारण जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें नीला सिया जगह जगह शरीर पड़ जाता है, वो धीरे धीरे मेडिसिन लेने से और कोशिकाओं के अंदर कौन वर्क करता है? लाइसोसोम करता है। उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिससे कि वो अपने पड़ोसी कोशिकाओं को धीरे 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 सही करते रहता है, और एंड में आके जैसा होता है वैसा ही कर देता है। आ रहा है समझ में बेटा? तो यहाँ पर लाइसोसोम का ये सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है। कोशिका को गलाना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे लाइसोसोम का मुख्य कार्य। आगे एक बात और यहाँ समझ लेंगे। वीडियो थोड़ा पानी पी ले बेटा, वीडियो पुश कर दो। याद रखेंगे, मतलब मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करना। ठीक है बेटा। मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करना लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को और ध्यान से यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसे बोलते हैं बेटा केंद्रक। केंद्रक। ठीक है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो यहाँ पर समझेंगे बेटा केंद्रक का मुख्य कार्य और इसकी खोज किसने की थी? तो बेटा याद रखेंगे, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन था। इसका जो मुख्य कार्य होता है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है बेटा? मुख्य कार्य, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण में रखना। कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण में रखना, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं पूरी कोशिका को नियंत्रण में रखने का काम किसका होता है? तो न्यूक्लियस का होता है। कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण में रखना। ठीक है बेटा। कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण में रखना, जिसके कारण इसे ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल।
समझ में आ रहा है बेटा? ब्रेन ऑफ सेल मतलब कोशिका का ये क्या होता है, मस्तिष्क होता है, कोशिका का दिमाग होता है, जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कोई दिक्कत किसे? तो न्यूक्लियस को। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसीलिए बेटा जब ये नियंत्रण में रखता है कोशिका को, इसीलिए इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। कंट्रोलर, कंट्रोलर, समझ रहे बेटा? कंट्रोलर मतलब नियंत्रक। क्या कहते हैं हिंदी में? नियंत्रक, नियंत्रक। आराम से आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है कोशिका के अंदर। बेटा याद रखेंगे यहां पर कि न्यूक्लियस में डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह सब पाए जाते हैं। और इसमें ये भी देख लेते हैं कि कितना कितना परसेंट में पाया जाता है। तो बेटा 80% में न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है प्रोटीन। 80% में न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है बेटा? प्रोटीन पाई जाती है 80%। और 10% में पाया जाता है यहाँ पर बेटा डीएनए। डीएनए कोशिका के अंदर न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में 80% में प्रोटीन पाया जाता है और 10% में डीएनए, तथा जो 10% रह जाता है उस 10% में बेटा आरएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और जीन वगैरह पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सही है, समझ गए सब बच्चे? ठीक है बेटा। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाएगा, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम। देखिए डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इन पर हम बिल्कुल अलग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस है क्या, इसका मुख्य कार्य क्या है, इन सारी बातों को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम एक चीज और इसका लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि कोशिका द्रव्य, जिसे कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य, और इसकी किसका भाग होता है? तो बेटा जीव द्रव्य का। किसका भाग होता है? जीव द्रव्य का। यानी कि ये पूरी जो कोशिका होती है, ये पूरी कोशिका, इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य समझ रहे सब बच्चे? बेटा इंग्लिश में बोले तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है भाई, प्रोटोप्लाज्म। बेटा याद रखेंगे कि इसमें पानी की मात्रा, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है बाबू? 80%। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य में पानी की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। और यदि 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना 80% जल में से यदि 10% जल की कमी हो जाती है तो मृत्यु होने के चांसेस होते हैं और मौत भी हो जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ पर ये दो भाग, इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब ये दो भागों में बटा होता है। नंबर एक यहाँ पर देखेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे कहेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है बेटा, नंबर एक। दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य जिसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो केंद्रिका द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और यहाँ पर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। मतलब देखिए कि जीव द्रव्य के दो भाग, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य का समूह जो होता है वो कहलाता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोशिका द्रव्य का मतलब, तो समझेंगे सभी स्टूडेंट कोशिका द्रव्य। अगर बेटा जीव द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ है, जीव द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ है कुछ इस तरीके से, कोशिका के अंदर, ये कोशिका है और इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। और यदि कोशिका के बाद जीव द्रव्य भरा हुआ है बेटा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर भरा हो जीव द्रव्य तो उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य। आराम से आप समझ गए होंगे कि केंद्रिका द्रव्य क्या होता है और कोशिका द्रव्य क्या होता है। इन सभी का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर जो टॉपिक्स थे वो कोशिका के अंदर जितना भी पाया जा रहा था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकॉल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम और बेटा लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इन सभी इकाइयों पर हमने डिटेल डिस्कस किया और आपको कोशिश ये की कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा इतना क्लियरली, आगे हम इससे डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। अब आप एक छोटा सा काम कर देंगे, वीडियो को
लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद।